छोटे क्वेश्चंस रहते हैं, बाकी फिर उसके टेस्ट के बारे में बताता हूँ। क्या होती है सीरीज? ये एक सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। जब हम सीक्वेंस की हर एक टर्म को प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो उसको हम सीरीज बोलते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय लाइक दिस। एंड सीरीज आल्सो कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, सीरीज में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। व्हेन वी ऐड द टर्म्स ऑफ द सीरीज देन इट इज कॉल्ड सीरीज। और अगली है अल्टरनेट सीरीज। अल्टरनेटिंग सीरीज नाम से क्लियर है। अल्टरनेटिंग, अल्टरनेटिंग मींस नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव एंड सो ऑन, इस टाइप। इसको हम कई बार ऐसे लिखते हैं -1 की पावर n a n, इस तरीके से। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने अगर पहली टर्म पॉजिटिव रखी है तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। इट मे बी नेगेटिव, -a1 प्लस a2 -a3, इस तरीके से भी हो सकती है। बट देयर शुड बी बोथ साइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। द सीरीज विच कंटेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स अल्टरनेटिवली इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग सीरीज। अब कोई भी सीरीज, यहाँ पे सीरीज का काम क्या है वही बताना आपको, क्यों कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी या ऑसिलेट करेगी। ठीक है, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस सीरीज की, जैसे हमने सीक्वेंस के बारे में पढ़ा, सेम यहाँ पे सीरीज के, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, तो हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को प्लस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम इसके जो सीरीज का बिहेवियर है उसके पार्शियल सम पर बात करते हैं। ठीक है, पार्शियल सम से उसका हम कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करते हैं। पार्शियल सम होता है मतलब किसी n टर्म्स तक का सम। यहाँ पे अब आप सो नहीं लगाएंगे, a1 प्लस a2 अप टू सो an, बस यहाँ तक, मतलब लिमिटेड सीरीज का सम निकालेंगे। पूरी सीरीज का बिहेव इस पार्शियल सम के ऊपर डिपेंड करता है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बिकॉज इन द सीरीज देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, सो वी कांट फाइंड द सम, देयरफॉर वी यूज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म टू फाइंड एज अ पार्शियल सम। इसको हम पार्शियल सम बोलते हैं। अब जो पार्शियल सम होगा, ये जो Sn होगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये कन्वर्ज करेगा तो सीरीज कन्वर्ज करेगी, अगर ये डाइवर्ज करेगा तो सीरीज डाइवर्ज करेगी, अगर ये ऑसिलेट करेगा तो सीरीज ऑसिलेट करती है। ऑसिलेट क्या आपको पता है? ठीक है, यहाँ पे दो अलग सी सीरीज आती हैं। एक आती है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज, इसका क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज, एब्सोल्युटली नाम से वर्ड यूज किया है, एब्सोल्यूट वर्ड होता है मॉडुलस के लिए। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है कि कोई भी सीरीज, a series an is said to be absolutely convergent। ये absolutely convergent होगी if सीरीज mod an भी convergent हो, मतलब दोनों तरीकों से सीरीज कन्वर्जेंट हो। सीरीज खुद भी कन्वर्जेंट हो और उसका मॉड लगा दिया जाए तो वो भी कन्वर्जेंट हो। तो ये आपसे पूछा जाता है कई बार। कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज, कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज, कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज में सीरीज an तो कन्वर्ज करता है, कन्वर्जेस, बट mod series an does not converges। कंडीशनली नाम से क्लियर हो रहा है, ये कंडीशन लगी होगी कोई, उसको हम कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो कहां पड़ता है? वो पड़ता है अल्टरनेटिंग सीरीज के केस में। क्योंकि देखिए, आप समझ सकते हैं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज में वो सीरीज की बात कर रहा है, मॉड की बात कर रहा है, तो मॉड का रिजल्ट तो वही यूज होगा ना जहां पर हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव टर्म्स होंगी। अदरवाइज सारी सीरीज पॉजिटिव है तो मॉड लगा के कोई फायदा नहीं है। मॉड का क्या काम है? नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का। इफ ऑल द टर्म्स इन पॉजिटिव देन नो नीड टू फाइंड द मॉड ऑफ द सीरीज। गॉट इट? both the series are applicable only where we have alternating series, absolutely convergent और conditionally convergent। और इसमें क्लियर है, कंडीशनली मतलब आपको ये समझ आना चाहिए कि एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी और एक नहीं होगी। अब होता क्या है इसमें, पेपर में जो क्वेश्चन आता है, पेपर में उसने वर्डिंग यूज की होती है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, कंडीशनली कन्वर्जेंट। उस केस में आपको चेक करना होता है कि कौन सी सीरीज है। अगर तो सीरीज सारी अल्टरनेट पॉजिटिव में दी है, जैसे 1 प्लस 1.2, 2 स्क्वायर, 1.3 स्क्वायर एंड सो ऑन। अब इस टाइप की मान लो सीरीज दी है और उसने वर्ड यूज किया कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट और कंडीशनली कन्वर्जेंट, तो पॉजिटिव सीरीज हमेशा कन्वर्जेंट करती है। हमेशा कन्वर्जेंट मींस ये कन्वर्ज करेगी, एब्सोल्युटली भी हो जाएगी, मॉड भी लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो आप वहां पे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट का आंसर जो है वो टिक कर सकते हैं कन्वर्जेंट की बजाय। तो अगर तुमने अल्टरनेट वर्ड यूज किया है तो आप देख सकते हैं, है ना। अब बोलता है कि अगर कोई सीरीज, कुछ पॉइंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ सीरीज ए एन कन्वर्जेस, अगर कोई सीरीज कन्वर्ज करती है देन उसकी लास्ट टर्म पक्का जीरो होगी। लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, एनथ टर्म जब आप उस पे लिमिट लगाओगे तो पक्का जीरो होगी। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अब ये ज्यादातर कन्वर्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, दैट इज इफ लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी एन जीरो है, अगर ऐसा है देन सीरीज एन नीड नॉट टू बी कन्वर्जेंट। सबसे पहला टेस्ट और सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही है हमारा सीरीज के लिए, जब हमने सीरीज के क्वेश्चन को चेक करना है। क्या लॉजिक है इसका? बोलता है कि अगर कोई सीरीज कन्वर्ज करती है तो उसमें आपको, अगर कोई सीरीज कन्वर्ज करती है तो उसमें उसकी लास्ट टर्म पक्का जीरो होगी। और अगर लास्ट टर्म जीरो होती है तो जरूरी नहीं कि वो सीरीज कन्वर्ज करे। तो कई बार हम ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे सपोज करें मैंने आपको बोला जी 2/3 प्लस 3/4 प्लस 4/5 प्लस 5/6 एंड सो ऑन। मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है, इज इट कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। अब यहाँ पर क्या होगा, 2/3 प्लस 3/4 प्लस 4/5 प्लस 5/6, पहले तो इसकी nth टर्म चेक करें। क्लियर दिख रहा है आपको nth टर्म कैसे बन रही है, 2 3 3 4 4 5, मतलब एक टर्म बढ़ रही है। तो अगर ऊपर n+1 आ रहा है तो नीचे n+2 आएगा। क्लियर है कि नहीं? अब ये तो ज्यादा, ऊपर 2 है नीचे 3 है, 3 है 4 है, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है तो मैंने डिनोमिनेटर में n+2 कर दिया, यहाँ पे n। हाँ, अगर आप इसकी पहले टर्म स्किप करना चाहते हैं, n को 1 से शुरू करना चाहते हैं तो n/n+1 भी कर सकते हैं। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये सीरीज कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है, तो इसको पहले डायरेक्ट चेक कर लें। आपको मेथड पता नहीं है, आप इस पे सीधा लिमिट लगा दें, इसकी लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n+1/n+2। तो जैसे आप लिमिट लगाओगे इसका आंसर 1 आ जाएगा। सीक्वेंस में पड़ा है ऐसा क्वेश्चन, लिमिट लगाई आपका आंसर 1 आ गया। अब 1 आया भाई, ये तो 0 आया ही, क्योंकि हमने लिखा कि अगर सीरीज कन्वर्ज करेगी तो लास्ट टर्म तो 0 होनी ही चाहिए। तो अगर ये कन्वर्ज करती तो लास्ट टर्म पक्का 0 आती जब आप उस पर लिमिट लगाते। तो 0 नहीं आ रही, इट मींस ये कन्वर्ज नहीं करती है, नॉट कन्वर्जेस। अब यहाँ पे आगे चलें, अब ऑप्शन तो उसने कुछ और दिए होंगे ना, कन्वर्जेंट है। अब भाई ये अगर कन्वर्ज नहीं कर रही है पर इसमें अल्टरनेटिंग टर्म्स भी नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, मतलब ये ऑसिलेट भी नहीं कर सकती। इसका क्लियर मतलब है अगर ये कन्वर्ज नहीं करती है तो यहाँ पर ये डाइवर्ज करेगी। समझ गई बात? और डाइवर्ज भी किस तरह को करेगी, प्लस इनफिनिटी सीरीज। बोले कोई दिक्कत परेशानी? ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ये मैंने अपनी मर्जी से खुद बनाया ना क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने कहा कि जो एचपीयू के क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे ऐसे आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। फिर आप सोचते हैं इसमें पता नहीं कौन सा टेस्ट लगेगा, ये है जरूरी नहीं टेस्ट लगे, दिमाग लगाना है यहाँ पे। ठीक है। फिर एक छोटी सी बात और है कि अगर आप सीरीज के अल्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, एनी एडिशन करते हैं, ये भी लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था, एनी एडिशन करते हैं, डिलीशन करते हैं या अल्ट्रेशन करते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का एनी एडिशन डिलीशन और अल्ट्रेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन सीरीज does not affect the behavior of series। ठीक है, उस सीरीज के बिहेवियर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप टर्म्स को, कुछ टर्म्स को ऐड कर देते हो, कुछ टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हो, तो सीरीज के बिहेवियर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, जैसे आपके पास मान लो यहाँ पे मैंने
क्वेश्चन लिखती है -2 -3 -4 +5 +6 +7 +8 +9 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप इसको अल्टरनेटिंग सीरीज नहीं बोल सकते, दिस इज नॉट अल्टरनेटिंग सीरीज बिकॉज हियर आर फर्स्ट 3 टर्म्स आर ऑन नेगेटिव एंड अदर आर पॉजिटिव। अल्टरनेटिंग होता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यहाँ पे कुछ टर्म्स जो हैं वो नेगेटिव हैं पहली, देन आफ्टर दैट टर्म्स वी हैव ओनली पॉजिटिव टर्म्स, सो दिस इज नॉट अल्टरनेटिंग सीरीज। अब इस सीरीज का बिहेवियर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें लगता है कि मुझे 3 टर्म्स को डिलीट कर देना है, मैं डिलीट कर दूं, तो जो अगर ये कन्वर्ज करेगी तो चाहे इसको मैं साथ में रखूं तब भी वो कन्वर्ज करेगी। इस टाइप के क्वेश्चंस पे इसका यूज होता है। यू कैन स्किप द टर्म्स ऑफ द सीरीज, 2 4 5 टर्म्स आप स्किप कर सकते हो, फाइनाइट वर्ड यूज किया है। अगर आप सीरीज को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, तब भी सीरीज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो बिहेवियर है वो वैसा ही रहता है। तो ये चीजें आप बुक में भी हैं, उनको थोड़ा सा थॉरली मैं थोड़ा थोड़ा जस्ट आपको रिकॉल करवा रहा हूँ कि ऐसा ऐसा होता है, आप इसको याद रखें, ठीक है। अब इसमें भी एक चीज ये होती है, जैसे सपोज करें हमारे पास एक सीक्वेंस है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, कि बोलता है कि अगर आपके पास कोई एक बाउंडेड सीक्वेंस है, इफ an is a bounded sequence। अब ये बाउंडेड सीक्वेंस तो आपको याद हो गया होगा क्या होता है, कि जो एक फाइनाइट नंबर हो, इफ an is bounded sequence एंड कोई आपके पास सीरीज है, या मैं सीरीज का सिंबल बना रहा हूँ, सीरीज bn is convergent। ये ऑप्शन में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, लास्ट टू लास्ट ईयर पूछा गया था ये। an is bounded sequence and bn is convergent, एक बाउंडेड है दूसरा कन्वर्जेंट है, देन जो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा an bn is also convergent, ये पक्का कन्वर्जेंट होगा अगर ऐसी कंडीशन होती है तो। इसको कई बार हम एबल्स टेस्ट भी बोलते हैं, एबल्स टेस्ट। if series an is bounded sequence and bn is convergent then an bn is also convergent। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, उसने ऑप्शन में दिया होगा, उसने ऐसे लिखा होगा an is bounded sequence bn is convergent then an bn is convergent, an bn is divergent, an bn is oscillate, इस तरीके से ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, जैसे a की पावर rn-1, ये एक जर्नल सीरीज है, इसके बारे में फिर मैं आपको बता दूं, बाद में डिस्कस करते हैं इसमें के बारे में। कुछ रिजल्ट्स यहाँ से आपके डिड्यूस हो जाते हैं, क्वेश्चन आपको देखने से ही पता लगता है, ठीक है। चलो ए को मैं हटा देता हूँ। अगर सपोज करें मैंने आपको दी एक सीरीज r⁴n, दैट इज 1 + r² सो ऑन r³ एंड सो ऑन। ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज होती है, इसको आप पल्ले बांध नहीं, एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसमें कॉमन रेशियो सेम रहता है। तो बोलता है कि ये कन्वर्ज करती है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्ज करेगी अगर इफ जो मॉड r है वो <1 है। पहली बात ध्यान रखना, ये सीरीज मतलब जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तभी कन्वर्ज करेगी अगर मॉड r मतलब जो उनका कॉमन रेशियो है वो 1 से छोटा रहे, 1 से छोटा रहे। और ये कन्वर्ज किसको करती है, एंड कन्वर्जेस टू, तो इसका आंसर कितना आता है 1/1 - r। मैं यहाँ पे a लगा था लिखने, फिर मैं चलो बाद में क्वेश्चन बताता हूँ तो पता लगेगा। 1/1 - r, यहाँ पे अगर a होता तो a/1 - r, यहाँ पे ar नहीं, a/1 - r। दूसरा केस, डाइवर्ज कब कब करती है ये। अब देखो हमने बोला कि कॉमन रेशियो अगर 1 से छोटा है तो कन्वर्ट करेगी। डाइवर्ज कब करेगी, अगर r मान लो आपके पास इक्वल टू 1 आ जाए। देखो 1 + 1 + 1 + 1, r को 1 पुट कर रहे हो ना, 1 + 1, आपको क्या पता कितने r हैं, तो इन्फिनिटी की तरफ को जा रहा है ना, उस केस में डाइवर्ज करेगी। या फिर r जो है ग्रेटर रेशियो जो है वो 1 से बढ़ा जाए तो ये डाइवर्ज कर जाती है सीरीज। डाइवर्जेस व्हेन r ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 2 किसको करेगी, ये इन्फिनिटी को, प्लस इन्फिनिटी को। ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। तीसरा, कल भी हमने डिस्कस किया था, ऑसिलेट। ऑसिलेट फाइनाइट कब करेगी, ऑसिलेट फाइनाइट करेगी अगर आप r = -1 पुट कर दो। अब आपको क्लियर दिख रहा है, अगर आप r की जगह में -1 पुट कर दूं तो ये अल्टरनेटिवली चल पड़ेगी, -1 + 1 r को अगर मैं फाइनाइट ऑसिलेट कर देगी, अगर हम इसको फाइनाइटली 0 का मतलब है जो के बीच में आंसर आएगा इसका, और
चौथा जो इंपॉर्टेंट है, ऑसिलेट्स इनफाइनाइट। आपकी बुक में ही है, कोई ऐसा नहीं। ऑसिलेट इनफाइनाइट कब करता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपने। व्हेन आर लेस देन -1, आर की वैल्यू लेस देन -1 आ जाए। तो ये हम बात कर रहे हैं जियोमेट्रिक सीरीज के ऊपर। जियोमेट्रिक सीरीज होती है जीपी, जिसमें कॉमन रेशियो सेम रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब पेपर में क्वेश्चन आ रहा है 1/1 + 5 + 5² + 5³ एंड सो ऑन। आपसे पूछा जा रहा है इज इट कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो एक सेकंड में आपको पता लग जाएगा कि ये कन्वर्जेंट है, ये डाइवर्जेंट है। देखो सीरीज दी है 1 + 1.5 + 1.5² + 1.5³। इज इट कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट? सबसे पहले इसका आर देखो, कॉमन रेशियो कितना है 1.5, इसको इससे डिवाइड करते हैं ना, 1 से छोटा तो कन्वर्ज ही करेगी। यहाँ से हमें पता लग गया कि कन्वर्ज करेगी। पहला ऑप्शन अगर कन्वर्ज दिया तो यहाँ से क्लियर। अब ये कन्वर्ज किसको करेगी उसका भी फॉर्मूला बता दिया मैंने। कन्वर्ज किसको करेगी, 1/1 - r, मतलब 1/1 - 1.5, 4.5, 5.4, इसको कन्वर्ज करेगी। तो इस तरीके से आपका ये आंसर जो है वो आ जाएगा। लगा पता? ये इस पॉइंट को कन्वर्ज करेगी, इससे बड़ा आंसर नहीं आ सकता इसका। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे दूं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ सीरीज 2 की पावर n, ये कन्वर्ज कर रही है डाइवर्ज कर रही है? आपको क्लियर दिख रहा है 2 + 4 + 8 + 16 एंड सो ऑन। यहाँ क्लियर दिख रहा है कि कॉमन रेशियो जो है वो 2 है। 4 को 2 से डिवाइड करो तो 2 आता है, 8 को 4 से डिवाइड करो तो 2 आता है। कॉमन रेशियो 2 है विच इज ग्रेटर देन 1 है, तो डाइवर्ज। हमारी बात समझ क्या किया ये? तो ये दिमाग में रखनी है बात, आगे भी जो टेस्ट आएंगे उनमें भी ये बात याद रखनी है कि जब भी हमारी किसी सीरीज का कॉमन रेशियो 1 से छोटा रहेगा तो वो कन्वर्ज करेगी ही करेगी, और अगर 1 से बड़ा हो गया तो डाइवर्ज करेगी। ठीक है, ये तो चलो आपको देखने में सिंपल सा लगा। तो अगर वो थोड़ा सा ऐसे जानबूझ के घुमाने के लिए क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं 1/3n, इस तरीके से ये सीरीज दे दी 1/3n। आपसे पूछेंगे इज इट कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, तो आपको तो पता लगे कि क्या बन रहा है ये। ऐसे दे दिया उसने। भाई देखो आपको क्लियर दिख रहा है कि ये रेशियोज में 1 से छोटा ही है, रेशियोज में 1 से छोटा है तो ये कन्वर्ट करेगी। 1 से छोटा क्यों? क्योंकि 1 ऊपर डिनोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, ऑब्वियस है 1 से छोटा ही रहेगा। हाँ, इसी सीरीज को अगर मैं लिख दूं 4.3 की पावर n या 4.3 की होल पावर n, आपसे पूछा जाएगा इज इट कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, तो ये बड़ा क्लियर है कि ये डाइवर्ज करेगी, क्योंकि इसमें कॉमन रेशियो जो है वो बड़ा आ जाएगा ना। तो जो टेस्ट होते हैं उसमें इसी तरीके से तैयारी की जाती है, उसमें पूरी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्या मैं। ठीक है, तो हमने कई कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। देखिए हमने ये भी चीजें पढ़ी हैं, जो आपके पास कोई भी सीरीज अगर पॉजिटिव टर्म की होगी, पॉजिटिव टर्म सीरीज होगी, वो या तो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। ऑसिलेट कभी नहीं होगी जो पॉजिटिव टर्म सीरीज होती है। ठीक है, अब ये आपने पढ़ा है शुरू से ही 1/n जो होता है, ये जो सीरीज होती है ये एकमात्र ऐसी सीरीज है जो डाइवर्ज करती है। हार्मोनिक सीरीज बोलते हैं उसको, हार्मोनिक सीरीज 1/n ये डाइवर्ज करती है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको वो वाला केस बताया था। अब देखो अगर मैं इसकी लास्ट टर्म पर चलूं, यहाँ पे an देखो 1/n है। अब मैं इसमें लिमिट लगा रहा हूँ n अप्रोचेस टू इनफिनिटी an, तो 0 आ रहा है इसका आंसर, आ रहा है ना इसका आंसर 0, पर ये कन्वर्ज नहीं करती है। Therefore the converse of the above theorem is not true। जो मैंने बताया था कि उसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, वो यही कारण है। अगर कोई कन्वर्ज करेगी तो लास्ट टर्म तो पक्का 0 होनी चाहिए। इस तरीके से समझा करो कि कोई चीज अगर कन्वर्ज करेगी तो लास्ट टर्म पक्का 0 होनी चाहिए। बट किसी के लास्ट टर्म 0 होने से ये नहीं पता लगता कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। सिंपल सी बात है, जैसे आप लोगों की एग्जाम है, ठीक है, अगर आपको डिग्री लेनी है तो आपको पक्का पास होना चाहिए, पर किसी के पास होने से ये नहीं है कि वे यार वो इंटेलिजेंट ही है। ठीक है ना, किसी के मैथ में 100 में से 100 नंबर आ जा रहे हैं, ठीक है, पास तो हो गया, उसने क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया, पर वो 100 नंबर कैसे आए? चाहे उसके पास शायद उस दिन मोबाइल था, चाहे उसके पास कोई पर्चियां थी या कुछ था, पूरा पेपर उसने चीटिंग से किया है। तो ये मतलब होता है कि सीरीज के, ठीक है, तो इस टाइप से एक क्वेश्चन जरूर आपको पेपर में मिलता है जिसमें आप